उत्तर प्रदेश के लखनऊ जिले में एक लड़की रहती थी जिसका नाम कल्पना था। कल्पना बचपन से ही पढ़ाई लिखाई में बहुत होशियार थी। वो न सिर्फ पढ़ाई लिखाई में होशियार थी बल्कि देखने में भी बहुत अच्छी थी और स्वभाव से भी इतनी ही अच्छी थी। हमेशा लोगों की मदद करना, उनके काम आना, जिसके चलते हुए आसपास में वो बहुत ज़्यादा पॉपुलर थी और लोग उसका बहुत ज़्यादा सम्मान करते थे। कल्पना का सपना था कि वो बड़े होने के बाद एक आईपीएस ऑफिसर बनेगी, जिसके बाद वो लोगों की अच्छा तरह से जो जिनको ज़रूरत है उनकी भी मदद किया करेंगे। वो यूपीएससी की तैयारी करती है और जल्द ही यूपीएससी का एग्ज़ाम को क्रैक कर जाती है और आईपीएस पोजीशन पर बैठ जाती है। इसके बाद जो कल्पना होती है उसका काम जो होता है वो बहुत ही अच्छे और ईमानदारी से वो करने लगती है। हर तरफ उसकी तारीफ होती है। कल्पना अपने स्वभाव के लिए तो जानी ही जाती थी। इसके चलते हुए हर एक इंसान उनका बहुत ज़्यादा सम्मान करता था, क्योंकि वो कभी अगर किसी चीज़ की ज़रूरत होती और उनके सामने उनके से आयु से कोई बड़ा खड़ा है, जूनियर कोई भी जूनियर हो, तो वो कभी उसे ऑर्डर नहीं देती, उठकर खुद ले लिया करती। यहाँ तक कि कभी उन्हें पानी की भी ज़रूरत होती तो वो कभी किसी से कहती नहीं थी, खुद जाती और उठकर ले आती। जिसके चलते हुए ना सिर्फ उनके डिपार्टमेंट बल्कि दूर दूर तक उनका सम्मान बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। हर एक उन्हें पहचानता था और उनकी हमेशा तारीफ करता था। इसके चलते हुए इनका एक बार एक ज़िले में ट्रांसफ़र होता है। वहाँ जाने के बाद वो अपना कार्यभार संभालती हैं। वहाँ के जो डिपार्टमेंट थे उन्हें पहले से ही पता था कि जो कल्पना मैडम है उनका स्वभाव कैसा है। सब लोग उनसे मिलने के बाद बहुत खुश होते हैं, क्योंकि वो सबसे बहुत ही फ्रेंडली और बहुत ही सम्मान के साथ बात करती थी, जैसा अक्सर अब से पहले उनके साथ नहीं हुआ करता था। इसके बाद कल्पना मैडम कहती हैं कि यहाँ मुझे पास में एक लोकल मार्केट से कुछ सामान खरीदना है। हालांकि उनके साथ के अफसर कहते हैं कि मैडम, आपको तो हम अच्छे से शोरूम से परचेज करवा देते हैं और वहाँ से डिस्काउंट भी मिल जाएगा। कल्पना मैडम कहती है कि देखो, मैं कभी भी किसी को परेशान नहीं करना चाहती, मैं अपनी वर्दी का गलत इस्तेमाल नहीं करना चाहती। मैं लोकल मार्केट से खरीदती हूँ, शुरू से वहाँ से ही लिया है, मेरी जितनी सैलरी है मैं उसी में ही गुजारा करती हूँ। इसलिए मैं लोकल मार्केट जाऊँगी और मैं अपनी जो यूनिफॉर्म है उसे भी नहीं पहनूंगी, ताकि इसको देखने के बाद वो दुकानदार परेशान ना हो या फिर मुझे से पैसे लेने से मना कर दे। इसके बाद वो अपने जो यूनिफॉर्म होती है उसकी जगह अपना जो घर के कपड़े होते हैं उनको पहनती हैं और मार्केट के लिए चल देती हैं। ड्राइवर जाता है और मार्केट पर जाकर रोक देता है। इसके बाद कल्पना मैडम उतरती हैं और ड्राइवर से बोलते हैं कि ठीक है, जब मैं शॉपिंग करके वापस आऊँगी तो आपको फ़ोन कर दूँगी, आप आके मुझे यहाँ से पिकअप कर लेना। ड्राइवर चला जाता है। कल्पना मैडम मार्केट में परचेज करने के लिए निकल पड़ती हैं। अभी कुछ ही दूर चली थी कि देखते हैं कि मार्केट में आज कुछ ज़्यादा भीड़ थी, तो वो फिर भी आगे की तरफ बढ़ने लगते हैं। तभी सामने से दो लड़के आ रहे थे और आते में मैडम को टच करने लगते हैं। एक उनके हाथ को टच करता है और एक कंधे पे हाथ हल्का सा टच करता हुआ आगे बढ़ने लगते हैं। मैडम एक मिनट में नोटिस कर लेती हैं कि ये क्या करने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि मैडम जो बहुत ही अच्छे स्वभाव की थी, वो सोचती हैं कि शायद गलती हो गई होगी, पहला एक मौका सुधरने का दे दो, इसलिए वो इस चीज़ को इग्नोर करती हैं और आगे की तरफ बढ़ जाती हैं। लेकिन वो लड़के जो थे वो ये करने के बाद उनके हौसले उल्टा और बढ़ जाते हैं। वो सोचते हैं कि शायद इस लड़की को अच्छा लगा है या इसने हमारा टच करना बुरा नहीं माना। ऊपर से कल्पना मैडम देखने में तो सुंदर थी ही, तो वो लड़के अब क्या करते हैं, उनके पीछे पीछे चलने लगते हैं। कल्पना मैडम ये नोटिस कर लेती हैं कि वो मेरे पीछे आ रहे हैं। हालांकि वो फिर भी इग्नोर करती हैं और एक शॉप में जाती हैं और वहाँ से जाके उनको जो भी ज़रूरी सामान था वो ख़रीद लेती हैं और ख़रीदने के बाद वापस जाने लगती हैं। लेकिन तभी वो लड़के फिर से उनके सामने आ जाते हैं और अब उनकी हिम्मत बढ़ चुकी थी और वो अब और ज़्यादा उनसे छेड़खानी की कोशिश करते हैं। इसके बाद कल्पना मैडम कहती हैं कि पहली गलती मैंने तुम्हारी अनदेखी कर दी, लेकिन दूसरी नहीं करूँगी, इसलिए बेहतर यह है कि यहाँ से चले जाओ। जिस पर वो लड़के कहते हैं कि शायद आप हमें जानती नहीं, हम यहाँ के लोकल लीडर के बेटे हैं और हम जो चाहें वो कर सकते हैं और हमारा कोई कुछ नहीं कर सकता। इतना सुनना था कि कल्पना मैडम का गुस्सा 7वें आसमान पर चला जाता है। अभी तक वो सोच रही थी कि शायद इनको समझा दिया जाए, उनका जो एफआईआर दर्ज होने के बाद इनका कैरियर भी खराब हो जाएगा। उसके बाद मैडम एक जोरदार उनके तमाचा मुंह पर रख देती है। जिसके बाद दूसरा लड़का जैसे ही कोशिश करता है मैडम की तरफ आगे बढ़ने की, तभी मैडम घूम के उसके भी एक थप्पड़ मारती है, क्योंकि मैडम एक वेल ट्रेंड ऑफिसर थी, उनके आगे खैर वो क्या टिकते, और कुछ ही देर में उन दोनों की जम के पिटाई कर देती हैं। इसके बाद में वो जब भी जल्दी से अपनी जेब से फ़ोन निकालते हैं और अपने पिताजी को फ़ोन करते हैं।
पिताजी जो एक लोकल लीडर थे, वो कुछ साथियों के साथ गुस्से में वहां पर आते हैं और कहते हैं कि किसकी हिम्मत हुई मेरे बेटे पर हाथ उठाने की। इसके बाद कल्पना मैडम कहती हैं, तो ये आप है जिसने इस अपने बेटे को इतना बिगाड़ रखा है, इसे अच्छी राह दिखाने की जगह आप ऐसा गलत करते हैं। आप तो एक नेता हैं, आपका फर्ज बनता है कि जनता की सेवा करें, आप यहाँ पे जनता को ही परेशान कर रहे हैं। वो कहते हैं कि तुम कौन होती हो और तुम्हारी हिम्मत कैसे। इसके बाद कल्पना मैडम अपनी जेब से अपना आईडी कार्ड निकालती हैं और उसे दिखाती हैं, अगर तुम थोड़े पढ़े हो तो इसे पढ़ के बताओ कौन हो। वो तभी देखते हैं कि ये आईपीएस मैडम कल्पना है। जिसके बाद वो सब घबरा जाते हैं और बोलने लगते, मैडम वो गलती हो गई, बच्चे हैं छोड़ दो। कहती गलती हो गई, कोई बात नहीं, लेकिन अब इन्हें गलती की सजा मिलेगी और शायद मैं इन्हें छोड़ देती अगर तुम ना आए होते। अब इससे पता चलता है कि इसको बिगाड़ने में हाथ तुम्हारा है, मैं तुम्हारा भी रिकॉर्ड देखूंगी और इनको तो छोड़ूंगी नहीं। इसके बाद कल्पना मैडम उन दोनों को कॉलर से पकड़ती हैं और आगे की तरफ ले जाती है। इतनी ही देर में उनका जो ड्राइवर था वो और उनका सिक्योरिटी गार्ड वहां पे आ चुका था, क्योंकि कल्पना मैडम ने पहले ही उनको फोन कर दिया था कि यहाँ पर आ जाओ। इसके बाद वो आते हैं और उनको गाड़ी में बिठा लेते हैं। कल्पना मैडम कहती है, पहले तुम इनको लेकर सीधे थाने पहुंचो, मैं वहीं पर आ रही हूँ। और कल्पना मैडम फिर दूसरी गाड़ी से अपने घर की तरफ चली जाती हैं जहाँ पे वो रह रही थी, और वो लोग उनको थाने में ले जाकर बिठा देते हैं। अब वो लोग दोनों के दोनों बहुत ज़्यादा डर रहे थे कि कल्पना मैडम आके ना जाने अब उनकी कितनी पिटाई करेंगे। वो वहाँ के जो साथ में पुलिस वाले थे उन सबसे कहते हैं कि हमें माफ़ कर दो, हमें छोड़ दो। लेकिन वो कहते हैं कि जब तक मैडम कुछ नहीं कहेंगे हम कुछ नहीं कर सकते। कुछ ही देर में मैडम अपने आईपीएस की यूनिफॉर्म पहनकर वहाँ पर पहुँचती हैं, जिसको देख के वो फिर से कहते हैं, मैडम आज के बाद हम कभी ऐसा गलत काम नहीं करेंगे, आज हमें माफ़ कर दो। मैडम कहती है, देखो माफ़ करने का तो खैर सवाल उठता नहीं, क्योंकि मैंने सुधरने का तुम्हें मौका दिया था। जब तुमने पहली बार ये हरकत करी थी तो मैंने अनदेखा कर दिया, लेकिन तुम उस चीज़ को गलत देख रहे थे। अब सिर्फ मुझे इतना बताओ कि अब से पहले तुमने कितनी लड़कियों के साथ इस तरह की हरकतें किया। हालांकि वो हाथ जोड़ते और माफ़ी मांगते। मैडम ने कहा कि हाथ जोड़ो, पैर पड़ो, कुछ भी करो, माफ़ तो तुम्हें नहीं करूँगी। हाँ ठीक है, तुम्हारी मैं पिटाई नहीं कर रही, इतना काफ़ी है, सिर्फ इतना बता दो कि तुमने ऐसा क्यों किया। हालांकि वो बहुत माफ़ी मांगते हैं। इसके बाद कल्पना मैडम जो बहुत गुस्से में थी कहती है, इन्हें उठा के बंद कर दो और इनको कोर्ट में पेश किया जाएगा। इसके बाद इन्हें कोर्ट में पेश किया जाता है, क्योंकि केस ऑलरेडी उनके खिलाफ बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था। क्योंकि उन्होंने एक सीनियर ऑफिसर के साथ बदतमीजी की थी, और वो भी भरे बाजार, और ऊपर से उनको धमकी भी दी। जल्द ही उनको रिमांड पे भेज दिया जाता है, और इसके बाद मैडम जो उनके लोकल नेता थे उसकी कुंडली खोल देती है। जल्द ही ये बात न्यूज़ में भी फैल जाती है, जिसके बाद पार्टी उस नेता को सस्पेंड भी कर देती है अपनी पार्टी से। और दोस्तों इसके बाद कल्पना मैडम की बहुत ज़्यादा तारीफ होने लगती है। दोस्तों आप क्या कहना चाहेंगे, कल्पना मैडम ने जो किया सही किया? आपकी जो भी राय हो हमें कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताएं। और दोस्तों वीडियो अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें।